एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वैसे तो इसकी लाइव परफॉर्मेंस की वीडियो भी अपलोड करूँगी, बट इससे कुछ इसके शॉर्ट केस से रिलेटेड कुछ वाइवा पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पल्स को भी मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को, नेक वेन्स में जेवीपी को मेजर करते हैं, पीडल एडिमा को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम का ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ जाता है, कमांड मिलती है या उसको इंस्पेक्ट करें, पालपेट करें या ऑस्कल्टेट करें। इंस्पेक्शन हमेशा फुट एंड पे होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई भी चेस्ट डिफॉर्मिटी होगी, बल्जिंग, स्कार मार्क या कोई भी विजिबल पल्सेशन एपेक्स बीट वाले एरिया या एपिगेस्ट्रिक एरिया के अंदर अगर कोई भी मिल रहे हैं, उसके लिए देखना है और फिर उसके ऊपर कमेंट करना है। अगर तो सिर्फ इंस्पेक्शन की कमांड मिली है, इतना उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको कंक्लूड किस तरह से करना है, उस पर कमेंट किस तरह से करना है कि ऑन इंस्पेक्शन शेप ऑफ चेस्ट इज नॉर्मल, देयर इज नो विजिबल स्कार मार्क, नो बल्जिंग एंड नो विजिबल पल्सेशन। नेक्स्ट स्टेप प्रीकॉर्डियम के एग्जामिनेशन में पाल्पेशन। पाल्पेशन इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एपेक्स बीट को पाल्पेट करते हैं, पैरास्टर्नल हीव और थ्रिल। 3 स्टेप्स होते हैं पाल्पेशन के। एपेक्स बीट को पाल्पेट करने के लिए इस तरह से चेस्ट पे हैंड रखेंगे एपेक्स बीट वाले एरिया में कि ये हैंड 4 to 7 इंटरकॉस्टल स्पेस को कवर करे। ज़्यादा बेहतर होता है अगर दोनों साइड पे हाथ रखा जाए। उसकी रीज़न ये होती है ताकि अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया का केस है तो वो फ़ौरन ही रूल आउट हो जाए। ठीक है, एक हैंड रखना ये भी बेहतर है, लेकिन फिर भी एंड पे डेक्स्ट्रोकार्डिया को रूल आउट करेंगे। बट अगर स्टार्ट में ही दोनों हैंड से देख लेंगे कि किस साइड पे एपेक्स बीट की पल्सेशंस आ रही हैं, तो उससे स्टार्ट में ही डेक्स्ट्रोकार्डिया रूल आउट हो जाएगा। एक दफ़ा हैंड रखा, सपोज के इस फिंगर के नीचे हमें पल्सेशंस फील हो रही हैं, उसके बाद इस फिंगर से हम लोग उस एपेक्स बीट वाले एरिया को लोकेट करेंगे। सबसे पहले हैंड रख के हम लोगों ने एक जनरल व्यू लिया कि किस जगह पे हमें पल्सेशन फील होंगी। इस फिंगर पे हुई तो उस फिंगर से पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉइंट करने के बाद एपेक्स बीट के 2 फीचर्स हैं जिनके ऊपर कमेंट करना है। एक तो एपेक्स बीट की इंटेंसिटी के ऊपर कमेंट करना है, करेक्टर पे कमेंट करना है, और इसका मिड क्लेविकुलर लाइन के साथ रिलेशनशिप उसके ऊपर कमेंट करना है कि ये मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियली है या उस लाइन में है या उसके लैटरली है। तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक करेक्टर ऑफ एपेक्स बीट और दूसरा उसका रिलेशन टू मिड क्लेविकुलर लाइन। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कमेंट करना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की इस सुपाइन पोजीशन में हमें एपेक्स बीट नहीं मिलती तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसको कहना है कि लेफ्ट लैटरल साइड के ऊपर टिल्ट करे। मतलब कि अपन जिस साइड पे हम खड़े होंगे, जिस साइड पे डॉक्टर खड़ा होगा, उससे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ को उसको कहना है कि अपनी करवट बदले। उस साइड पे जब करवट बदलेगा उसके बाद फिर से इस तरह से हैंड रख के एपेक्स बीट को लोकेट करने की कोशिश करनी है। इन केस के अगर फिर भी एपेक्स बीट फील नहीं होती, फिर पेशेंट को कहना है कि वो बैठ जाए और आगे की तरफ झुके। जब वो बैठ के आगे की तरफ झुकेगा उसके बाद फिर से इस तरह से लोअर बॉर्डर ऑफ हार्ट के ऊपर इस तरह से हैंड रख के एपेक्स बीट को पालपेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स होते हैं। एक सुपाइन पोजीशन में दोनों हैंड्स के साथ देखेंगे और लोकेट करेंगे। नहीं हुआ फिर उसको लेफ्ट लैटरल साइड, मतलब जिस साइड पर डॉक्टर खड़ा है उसके ऑपोजिट साइड पे उसको कहना है करवट बदले, दूसरी तरफ को करवट बदले। और अगर इस तरह भी नहीं तो फिर थर्ड स्टेप होता है कि उसको कहें कि बैठ के आगे की तरफ झुक जाए और फिर यही वाला स्टेप रिपीट करेंगे। लेकिन ये कंपलसरी स्टेप है कि एपेक्स बीट को फिंगर के साथ लोकेट ज़रूर करना है। सेम वही वाले स्टेप्स हैं कि दोनों हैंड से डेक्स्ट्रोकार्डिया को रूल आउट करना है। एक दफ़ा अगर हमें पल्सेशन हैंड से मिल गई उसके बाद उसको टिप ऑफ फिंगर के साथ लोकेट ज़रूर करना है। ये कंपलसरी स्टेप होता है। और अगर नहीं मिली तो पहला स्टेप क्या होता है कि पेशेंट को कहना है कि दूसरी साइड पे करवट बदले, मीन्स के लेफ़्ट साइड पे। और अगर फिर भी नहीं मिलती तो फिर उसको कहना है कि उठ के बैठ जाए और आगे की तरफ झुक जाए। फिर उसी तरह से हाथ रख के उसकी एपेक्स बीट को फील करने की कोशिश करेंगे और फिर उसकी एपेक्स बीट की मिड क्लेविकुलर लाइन के साथ रिलेशन और उसके करेक्टर के ऊपर कमेंट करेंगे। एपेक्स बीट किन कंडीशंस में शिफ्ट होती है? किसी भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में या डेक्स्ट्रोकार्डिया में, माइट्रल रीगर्जिटेशन, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, वीएसडी, कार्डियोमायोपैथी, इन सब कंडीशंस में एपेक्स बीट शिफ्ट हो सकती है। सेकेंड स्टेप पाल्पेशन में एक तो हमने एपेक्स बीट जब भी प्रीकॉर्डियम को पाल्पेट किया, एपेक्स बीट को पाल्पेट किया, एंड सेकेंड इज लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव।
हीव में हाथ ऊपर की तरफ उठता है। तो जो इसमें ज़्यादातर अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड, उसको हम लोग ये जो स्टर्नम है इसके साइड पे रखते हैं। इसके लिए पूरा हाथ भी रख सकते हैं जिस तरह से एपेक्स बीट के केस में रखा था, लेकिन अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर तो वो हाथ ऊपर की तरफ उठे, इसका मतलब कि लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव प्रेजेंट है। और ये किस केस में होती है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के केस में होती है। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है पाल्पेशन का? थ्रिल। थ्रिल में भी बिल्कुल उसी तरह से हम हैंड रख के, जिस तरह से एपेक्स बीट को देखा था, बिल्कुल उसी तरह से चेस्ट के ऊपर हैंड रख के थ्रिल को देखेंगे। थ्रिल अगर लाउड मर्मर पाल्पेट हो रही है उसको हम कहते हैं थ्रिल। थ्रिल ज़्यादातर सुनने के लिए पेशेंट का पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादातर जो थ्रिल है वो जब पेशेंट बैठता है और आगे की तरफ झुकता है और अपने सांस को रोक लेता है, उस पोजीशन में ज़्यादातर थ्रिल हमें सुनाई देती है, मीन पाल्पेट होती है। एक्सेप्ट माइट्रल स्टेनोसिस की थ्रिल, ये सिर्फ लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर पाल्पेट होती है। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करूँगी। अगर तो किसी स्टूडेंट को सिर्फ ये पाल्पेशन का ही कमांड मिल जाए कि सिर्फ पाल्पेट करें प्रीकॉर्डियम को, तो उसके बाद वो उस पर कमेंट किस तरह से करेगा? ऑन पाल्पेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम एपेक्स बीट लाइज इन सपोज फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन के साथ उसका रिलेशन बताएगा कि इट इज़ इन मिड क्लेविकुलर लाइन हैविंग नॉर्मल करेक्टर, नो पेरास्टर्नल हीव और थ्रिल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेप इज ऑस्कल्टेशन। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में परकशन नहीं होती, इसमें ऑस्कल्टेशन होती है। ठीक है। ऑस्कल्टेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, डायाफ्राम के थ्रू और बेल के थ्रू। सबसे पहले तो अगर ऑस्कल्टेशन की कमांड मिले तो स्टेथोस्कोप को चेक कर लेना है कि अगर डायाफ्राम से हम चेक कर रहे हैं तो क्या डायाफ्राम वाली साइड पे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि लॉक होता है स्टेथ के अंदर। तो पहले उसको चेक करना है, उसके बाद ऑस्कल्टेट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले डायाफ्राम से ऑस्कल्टेट करेंगे। हमें ये सारे एरियाज़ का पता होना चाहिए। ये बेसिकली एरिया ये शो नहीं करता कि माइट्रल एरिया के नीचे, ये जिस जगह पे हम माइट्रल एरिया को लेबल करें इसके एग्जैक्ट नीचे माइट्रल वाल्व प्रेजेंट होगा, ये इस चीज़ को डोनेट नहीं करता। बल्कि अगर माइट्रल वाल्व से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसकी जो साउंड है वो इस एरिया के अंदर आएगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 5 एरियाज़ होते हैं, 2 एओर्टिक एरियाज़ होते हैं और पल्मनरी, ट्राइकस्पिड और माइट्रल एरिया होता है। ठीक है। इन सब एरिया को सबसे पहले हम यहाँ से ऑस्कल्टेट करना स्टार्ट करते हैं, फिर ट्राइकस्पिड, उसके बाद एओर्टिक और फिर पल्मनरी और उसके बाद ये A1 एरिया। ऑस्कल्टेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्टेप होता है ना, कि उसके साथ कैरोटिड वेसल्स को ज़रूर पाल्पेट करना है। इसको पाल्पेट करने का मकसद ही ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हार्ट साउंड कैरोटिड पल्सेशन से पहले आती है वो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, और जो इसके बाद आती है वो सेकेंड हार्ट साउंड होती है। ये वाला आप इमेज देखें, इसमें पेशेंट को कहना है कि अपना सर दूसरी तरफ को फेर ले। उसके बाद उसकी कैरोटिड वेसल्स को पाल्पेट करना है। ये स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड को थोड़ा सा रीट्रैक करके बिल्कुल इस जगह पे कैरोटिड वेसल्स की पल्सेशन फील हो जाती हैं। उसको फील करने के बाद यहाँ माइट्रल एरिया, फिर ट्राइकस्पिड, फिर एओर्टिक, उसके बाद पल्मनरी और फिर A1 एरिया, इस तरह से इस सीक्वेंस के अंदर इसको ऑस्कल्टेट करना है और डायाफ्राम के साथ सबसे पहले ऑस्कल्टेट करना है। उसके बाद बेल को ऑन करेंगे और सेम यही वाली सीक्वेंस बेल के साथ भी रिपीट करेंगे। लेकिन बेल के साथ हम चूँकि मरमर को सुनते हैं तो मरमर के लिए कुछ पोजीशन, पोस्चर ऑफ पेशेंट भी बहुत मैटर करता है, और इसके अलावा मरमर रेडिएट भी करती है और मरमर के ऊपर रेस्पायरेशन का इफ़ेक्ट भी देखना है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने मरमर सुननी है बेल के साथ तो वही वाले एरियाज़ हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने रेस्पायरेशन का इफ़ेक्ट ज़रूर देखना है, उसके ऊपर पोस्चर का इफ़ेक्ट, उसकी रेडिएशन, ये वाले कुछ स्टेप्स हैं जो मरमर के अंदर ज़रूर हमने फॉलो करने हैं। किस जगह पे मरमर सुनाई दे रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका ग्रेड कौन सा है, रेडिएट कर रही है या नहीं कर रही, उसके ऊपर रेस्पायरेशन और पोस्चर का क्या इफ़ेक्ट है। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद करना है कि रेस्पायरेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास लेफ़्ट हार्ट की मरमर्स हैं, लेफ़्ट हार्ट की कौन कौन सी मरमर होगी, माइट्रल और एओर्टिक मरमर्स, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रीगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रीगर्जिटेशन, ये जो 4 मरमर्स हैं, इसके अलावा VSD और PDA की मरमर, ये हमें एक्सपायरेशन में सुनाई देती हैं।
एक्सपायरेशन में अगर हमें ये सारी लेफ्ट हार्ट की मर्मर्स ज़्यादा सुनाई देती हैं, इसका मतलब कि हम पेशेंट को कमांड क्या देंगे कि गहरा लंबा सांस लें, बाहर निकालें और रोक लें। ठीक है, अगर सपोज कि हमें कमांड मिली है या हमें डॉक्टर ने पूछा है कि पीडीए की मर्मर कहाँ पे आप सुनेंगे, तो सबसे पहले तो आप उसको पी स्टैंड फॉर पीडीए, पी स्टैंड फॉर पल्मनरी एरिया। तो पीडीए की मर्मर हमें पल्मनरी एरिया के अंदर सुनाई देती है। ठीक है, और जब भी हमें पीडीए की मर्मर सुनने के लिए आए, सबसे पहले तो हम लोगों ने बेल से इस मर्मर को सुनना है। उसके बाद आपको इसकी ये जो एक्सपायरेशन का और पोस्चर का भी पता होना चाहिए। तो ये मर्मर हमें एक्सपायरेशन के अंदर ज़्यादा सुनाई देती है, तो साथ ही पेशेंट को कमांड देंगे गहरा लंबा सांस लें, बाहर निकालें और रोक लें। उसके बाद फिर से आप उसी एरिया को बेल के साथ ऑस्कल्टेट करें। 2 टाइप्स की मर्मर्स हैं जो हमें इंस्पायरेशन पे ज़्यादा सुनाई देती हैं। ये वैसे ज़्यादातर नहीं आता, इसी की कमांड मिलती है क्योंकि एओर्टिक और माइट्रल एरिया के जो मर्मर्स हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं। पल्मनरी और जो ट्राइकस्पिड मतलब जो राइट हार्ट के वेल्व्स की मर्मर्स हैं वो हमें इंस्पायरेशन पे ज़्यादा सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सपायरेशन पे कौन कौन सी मर्मर, मैंने जितना पॉसिबल इसको सिंप्लीफाई हो सकता था किया है कि जो लेफ्ट हार्ट की मर्मर्स हैं एओर्टिक और माइट्रल वो हमें एक्सपायरेशन पे सुनाई देती हैं। इसके अलावा वीएसटी और पीडीए की मर्मर हमें एक्सपायरेशन पे सुनाई देती हैं और उसके लिए हम पेशेंट को ये वाली कमांड देंगे। उसके अलावा पोस्चर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक मर्मर ऐसी है जो हमें लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुनाई देगी, मतलब कि हम पेशेंट को कहेंगे कि जिस साइड पे हम खड़े हैं उसके ऑपोजिट साइड की तरफ करवट बदले। तो सिर्फ एक मर्मर है जो हमें लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुनाई देती है ज़्यादा, दैट इज़ माइट्रल स्टेनोसिस की मर्मर। और बाकी जितनी मर्मर्स हैं, ये 3 मर्मर्स हैं, वो हमें सिर्फ आगे जब पेशेंट बैठ के आगे की तरफ झुकता है उस वक्त ज़्यादा सुनाई देती है, एओर्टिक और पल्मनरी एरिया की। मतलब जो रीगर्जिटेशन की मर्मर्स है ना, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रीगर्जिटेशन और पल्मनरी रीगर्जिटेशन, ये वाली मर्मर्स हमें तब सुनाई देती है जब पेशेंट आगे की तरफ झुकता है। अब ये कुछ हार्ट के एरियाज हैं जिनके ऊपर मर्मर सुनाई देती हैं। माइट्रल एरिया के ऊपर माइट्रल वैल्व की मर्मर सुनाई देती है। ठीक है, चाहे वो माइट्रल स्टेनोसिस की हो या माइट्रल रीगर्जिटेशन की हो। पल्मनरी एरिया के ऊपर पल्मनरी वैल्व की मर्मर सुनाई देती है, चाहे वो हमारे पास पल्मनरी स्टेनोसिस की हो या पल्मनरी रीगर्जिटेशन की हो। और इसके अलावा पल्मनरी एरिया के ऊपर पीडीए की मर्मर भी सुनाई देती है। पी स्टैंड फॉर पल्मनरी, पी स्टैंड फॉर पीडीए। इसका मतलब अगर पीडीए की मर्मर को ऑस्कल्टेट करने की कमांड मिले तो हम पल्मनरी एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, बेल के साथ, मर्मर को हमेशा बेल के साथ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एओर्टिक A2 एरिया है उस पर हमें 2 मर्मर्स मिलती हैं। एक तो एओर्टिक रीगर्जिटेशन की मर्मर और दूसरा टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ये दोनों मर्मर्स हमें A2 एरिया पे मिलती हैं। और जो A1 एरिया है उसके ऊपर हमें एओर्टिक स्टेनोसिस की मर्मर मिलती है। ठीक है, अब कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें और देखने हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस की जो मर्मर है वो नेक की तरफ रेडिएट करती है और जो माइट्रल रीगर्जिटेशन की मर्मर है वो एक्सिला की तरफ रेडिएट करती है। अब जब भी आपको ऑस्कल्टेशन की कमांड मिलेगी तो सारे पॉइंट्स मैंने पहले आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए यहाँ पे। अब जब भी आपको ऑस्कल्टेशन की कमांड मिलेगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को कहना है कि दूसरी साइड की तरफ देखे, मतलब लेटा बिल्कुल सीधा होगा लेकिन उसका फेस दूसरी तरफ को करवाना है, उसकी कैरोटिड पल्स को फील करना है। उसके बाद उसके यहाँ से माइट्रल एरिया से डायफ्राम के साथ ऑस्कल्टेट करना स्टार्ट कर देना है। जब ऑस्कल्टेट हो जाए उसके बाद बेल ऑन करनी है और बेल से सेम उसी तरह से सारे एरियाज को ऑस्कल्टेट करना है। ठीक है, अब बेल के साथ क्योंकि हम मर्मर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने हार्ट साउंड्स देखी और उसके बाद अब हम मर्मर्स देख रहे हैं, तो हम बेल के साथ उसी तरह से सारे एरियाज को ऑस्कल्टेट करेंगे। अब जब भी मर्मर का जिक्र आएगा तो सबसे पहले तो पेशेंट को उसी तरह से ऑस्कल्टेट करने के साथ पेशेंट को कहना है कि आप ऑपोजिट साइड पे करवट बदलें और यहाँ माइट्रल एरिया के ऊपर बेल रख देनी है। ठीक है, अगर तो हमें ज़्यादा सुनाई दे रही है तो ये हमारे पास कौन सी मर्मर होगी, माइट्रल स्टेनोसिस की मर्मर होगी। लेकिन अगर हमें ये पेशेंट जब लेफ्ट लैटरल साइड पे टर्न कर रहा है, टिल्ट कर रहा है, अगर उस वक्त हमें कोई मर्मर भी सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब कि अब हम पेशेंट को कहेंगे कि वो उठ के बैठ जाए। जब वो उठ के बैठ जाएगा और उसको कहेंगे आगे की तरफ झुके और साथ में हम वही वाली मर्मर को जब भी हम ऑस्कल्टेट करेंगे कमांड क्या देंगे, गहरा लंबा सांस लें, बाहर निकालें और रोक लें। और फिर हम लोग जब वो बैठा हुआ होगा उसको उसी तरह से हम लोग अगेन उसको ऑस्कल्टेट करेंगे और उसके बाद फाइनली हम इसके ऊपर कमेंट करेंगे।
कमेंट हम किस तरह से करेंगे कि हार्ट साउंड्स आर ऑफ नॉर्मल इंटेंसिटी एंड देयर इज फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। ये तो सिंपल उसका कमेंट हो गया जो हम लोगों ने डायफ्राम के साथ ऑस्कल्टेट किया। लेकिन जो हम लोग मरमर को ऑस्कल्टेट करेंगे तो मरमर की हम साइट, इंटेंसिटी, रेडिएशन, रेस्पायरेशन और पोस्चर और ग्रेडिंग, इन सारों के इफेक्ट को हम इन सब के ऊपर कमेंट करेंगे। अब ग्रेड्स जो मरमर के हैं वो 2 ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3rd और 4th ग्रेड। वैसे तो आपको सारे ही पता होने चाहिए, टोटल 6 ग्रेड्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रेड्स लिखे हैं। इन दोनों ग्रेड्स के अंदर मरमर बहुत लाउड होती है, लेकिन जो ग्रेड 3 है उसके अंदर थ्रिल हमें थ्रिल फील नहीं होती, जबकि ग्रेड 4 ऑफ मरमर के अंदर हमें थ्रिल फील होती है, मतलब कि वो मरमर पाल्पेबल होती है। इसके अलावा समटाइम्स पूछ लेते हैं कि माइट्रल रीगर्जिटेशन की मरमर कहाँ पे सुनाई देगी, तो वो आपने माइट्रल एरिया को ऑस्कल्टेट करना है, उसके बाद उसका बताना है कि वो एक्जिला की तरफ रेडिएट करेगी, ठीक है, और एक्सपायरेशन के दौरान ज़्यादा हमें सुनाई देगी। और पूछ लेते हैं कि माइट्रल रीगर्जिटेशन की मरमर कौन सी है, सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। तो उसके लिए आपको ये निमोनिक मैंने पहले भी बताया था कि सिस्टोलिक मरमर याद रखने के लिए तेरे, मेरे, आस पास, और डायस्टोलिक के लिए टस, मस, आर पार। जो एंड वाली जितनी भी है ना उन सारों के अंदर वो ई से स्टार्ट होती हैं। ऊपर वाली इजेक्शन सिस्टोलिक और नीचे वाली अर्ली डायस्टोलिक, ठीक है। ये जो दोनों है ना ये थोड़ी मिक्स हो जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि पैन, जब हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ना उसके बाद ये चीज़ मिक्स हो जाती है कि पैन सिस्टोलिक यहाँ पे आएगी या इजेक्शन सिस्टोलिक यहाँ पे आएगी। तो ई स्टैंड फॉर एंड। एंड वाली जितनी भी मरमर्स है ना वो सारी ई से स्टार्ट होती हैं, चाहे वो इजेक्शन सिस्टोलिक हो या अर्ली डायस्टोलिक हो, वो ई से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो माइट्रल रिगर्जिटेशन मर, तो एम स्टैंड फॉर एम आर, तेरे, मेरे, तो ये पैन सिस्टोलिक मरमर है। इस फॉर्मूला से आप इजीली आप अपने माइंड के अंदर ये आप देख सकते हो कि माइट्रल रिगर्जिटेशन की मरमर कौन सी है। इसके अलावा कुछ ये मरमर्स हैं, इनका भी करेक्टर पूछ लेते हैं कि वो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है। तो पीडीए की कॉन्टिन्यूअस मशीन लाइक मरमर है, टॉफ की इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, और वीएसडी की पैन सिस्टोलिक मरमर। ये जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये सब जब शॉर्ट केस के वो कमांड देते हैं उसके बाद जब आप उसको कमेंट कर देते हैं उसके बाद ये वाले सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आपको कमेंट करना आना चाहिए कि अगर ऑस्कल्टेशन की कमांड मिली है, ऑस्कल्टेट करने के बाद आपको उसको किस तरह से प्रोफेसर को एक्सप्लेन किस तरह से करना है कि हमने उससे क्या क्या देखा, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस का आपको ये भी पूछ लेते होते हैं, सो इनका आंसर भी आपको पता होना चाहिए।